बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान के खिलाफ अरबों की नाटो जैसी फौज बनाई जाएगी, अमेरिका ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। सीरिया में कुर्दों और अरबों की फौज एसडीएफ ने बशार हुकूमत के साथ समझौता कर लिया, बातचीत के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। इराक के कई शहरों में मुजाहरे, सरकारी इमारतों पर हमले, 14 हलाक। इस्राएली फौज ने 3 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका तालिबान बातचीत, जलालाबाद में नर्सिंग कॉलेज पर मिलिटेंट्स का हमला। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान ने छोटी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों से बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शंस पर किया शुबहात का इजहार, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नतीजे को रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बस खाई में गिर पड़ी, पिकनिक के लिए जाने वाले 33 स्टाफ और स्टूडेंट्स हलाक। कई रियासतों में बारिश से तबाही, सैकड़ों हलाक, एनडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सीरिया में कुर्दों और अरबों के एक इत्तेहाद ने बशार हुकूमत के साथ एक समझौता कर लिया ताकि मुल्क में खून खराबे को रोकने के लिए बातचीत की जा सके। अमेरिका की मदद रखने वाली फौज एसडीएफ ने यह ऐलान किया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने एक बयान में कहा कि उन्होंने बास कमेटियां बनाने के लिए सदर बशार अल असद की हुकूमत के साथ इत्तेफाक कर लिया है। ये कमेटियां एक जमहूरी और गैर मरकूज या डिसेंट्रलाइज सीरिया बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगी। सदर बशार अल असद की तरफ से बातचीत की पेशकश के बाद इस अपोजिशन इत्तेहाद एसडीएफ के एक डेलीगेशन ने पहली मर्तबा दारुल हुकूमत दमिश्क का दौरा किया। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की सियासी यूनिट के लीडर रियाज दरार ने कहा कि इस बातचीत का मकसद नॉर्थ सीरिया के मसले को हल करना है। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के एक सिफारतकार ने कहा कि जल्द से जल्द सीरिया से गैर मुल्की जारे ताकतें बाहर निकल जाएंगी। सीरियन सिफारतकार अब्दुल्ला हल्लाक ने यह बात कही। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वो सीरिया की 7 साल से जारी जंग में 7000 बच्चों के हलाक होने की तस्दीक कर सकता है, लेकिन बास खबरों में जिसकी तस्दीक नहीं हो सकती, सीरिया जंग में 20,000 बच्चों के मारे जाने की बात कही गई। यमन के अलूसियों ने दावा किया है कि उन्होंने एक सरहदी इलाके में सऊदी अरब के ड्रोन को मार गिराया है। अलमसीरा टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। एक दिन पहले खबरों में कहा गया था कि अलूसियों ने पहली मर्तबा ड्रोन से यूएई के अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया, लेकिन यूएई के ओहदेदारों ने इस हमले की तस्दीक नहीं की। इराक के दारुल बगदाद और दूसरे शहरों में हजारों लोगों ने रैलियां निकालते हुए मौशी हालात पर एहतजाज किया। नसीरिया टाउन में मुजाहरों के दौरान तब्दीली के हक में नारे लगाए गए। नजफ और दूसरे सूबों में भी मार्च निकाले गए। रैलियों के दौरान अब तक 14 लोगों के हलाक होने की खबर है। मुजाहरों के दौरान लोगों ने सरकारी दफ्तरों और इमारतों पर हमले किए। कई दिनों से इराक में पानी और बिजली की किल्लत और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। जुमे के दिन अहम शिया आलिम आयतुल्लाह अली अल सिस्तानी ने हुकूमत से कहा था कि वो एहतजाजियों के मुतालबात पूरे करेंगे। गाजा का एक और फलस्तीनी नौजवान फौज की गोली लगने से जाँ बहक हो गया। हमास की वजारत सेहत ने इस बात की तस्दीक की। इस नौजवान की पहचान 17 साला मोहम्मद अल हसन की हैसियत से की गई है। बताया गया कि जुमे को रफा टाउन के करीब एहतजाज के दौरान उसके सीने पर गोली मारी गई थी। मार्च के बाद से इसराइल की कार्रवाइयों में 157 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं।
जुमे को एहतजाज के दौरान इसराइली फौज ने 2 फलस्तीनियों को गोली मारकर हलाक किया था। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि इनमें से एक फलस्तीनी 12 साल का बच्चा है। एक और जांबाज फलस्तीनी की पहचान 43 साल गाजी अबू मूसा की हैसियत से की गई है। इसराइली फौज ने इस शख्स के सर में गोली मारी। ये वाकया खान यूनिस टाउन में पेश आया। इसराइली फौज ने हलाकतों के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन दावा किया कि 7000 फलस्तीनी फसादियों ने इसराइली सिपाहियों पर पथराव किया और जलते हुए टायर फेंके। बयान में कहा गया कि इसराइली सिपाहियों ने फसादियों का जवाब दिया। हमास ने रामल्ला के करीब एक इसराइली को हलाक और 2 इसराइलियों को जख्मी करने पर एक फलस्तीनी नौजवान की तारीफ की है। हमास के तर्जुमान हुस्साम बदरान ने कहा कि फलस्तीनी नौजवान का फिदाई हमला फलस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइल के जराइम का फितरी जवाब है। बात करते हैं पाकिस्तान की। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने पाकिस्तान में अगली हुकूमत बनाने के लिए छोटी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों से बातचीत शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 117 सीटें जीती हैं और उसे हुकूमत बनाने के लिए 22 और अरकान की तायद की जरूरत है, जो मुश्किल काम नजर नहीं आता। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने बताया कि छोटी जमातों और आज़ाद अरकान के साथ इस्लामाबाद में मीटिंग्स हो रही हैं। इस दौरान कई सियासी जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में धांधलियों का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज की धमकी दी, लेकिन पार्लियामेंट के बॉयकॉट और नए इलेक्शंस के मुतालबे पर इन अपोजिशन पार्टियों में एक राय नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शंस में खामियों के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार किया। स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि इन इलेक्शंस के मौके पर इजहार ख्याल की आज़ादी पर रोक लगाई गई। एक दिन पहले यूरोपीय ऑब्जर्वर्स की एक टीम ने भी कहा था कि इलेक्शंस के दौरान तमाम जमातों को बराबरी के मौके हासिल नहीं थे। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बुलाई गई एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम अपोजिशन जमातों ने इलेक्शंस के नतीजों को रद्द कर दिया और दावा किया कि इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। मजहबी जमातों के इत्तेहाद के लीडर फजलुर रहमान ने एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगी। फजलुर रहमान ने कहा कि हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत को अपने हाथों का खिलौना बनाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी पार्टी इस बात से इत्तेफाक करती है और इलेक्शंस में बदतरीन धांधलियों के खिलाफ मुहिम चलाएगी। MQM के लीडर फारूक सत्तार, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और दूसरे अपोजिशन लीडर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। अपोजिशन पार्टियां दोबारा गिनती का भी मुतालबा कर रही हैं। पाकिस्तान के इन इलेक्शंस के ताल्लुक से कई शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, जिनमें फौज का रोल भी शामिल है। इन इलेक्शंस में इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने मेन स्ट्रीम पार्टियों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ दी, जिनका कई बरसों से राज था। तहरीक इंसाफ ने हैरत अंगेज तौर पर पूरे पाकिस्तान में अच्छा मुजाहरा किया है। उसने न सिर्फ अपने गढ़ सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बरकरार रखी, बल्कि पंजाब सूबे में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून को बराबरी की टक्कर दी है। तहरीक इंसाफ ने कराची शहर में उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली MQM को भी दिन में तारे दिखा दिए हैं। तहरीक इंसाफ पार्टी पाकिस्तान की अगली हुकूमत बनाएगी। अब इस बारे में कोई शुबा नहीं है। वो हुकूमत बनाने के लिए जरूरी 137 सीटों से कुछ कम है, लेकिन वो छोटी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों से ये तायद हासिल कर सकती है। इन इलेक्शंस में छोटी पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों ने कम से कम 45 सीटें जीती हैं। इस तरह तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने और इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तान के इन इलेक्शंस में जहां बड़ी जमातों को हार हुई है, वहीं कट्टर और मजहबी पार्टियों को भी मुंह की खानी पड़ी है, जिनमें तहरीक लब्बैक, अहले सुन्नतुल जमात, मिल्ली मुस्लिम लीग वगैरह शामिल है। इन इलेक्शंस में कई बड़े लीडर्स को धूल चाटनी पड़ी। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी ने जुमला 16.86 मिलियन वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहने वाली मुस्लिम लीग ने 12.89 मिलियन वोट हासिल किए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान खान अपनी हलफबरदारी तकरीब में हिंदुस्तानी क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और कपिल देव को हिस्सा लेने की दावत दे सकते हैं। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक चीफ AS दौलत ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये बात कही। जम्मू कश्मीर की साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में खून खराबे को खत्म करने के लिए इमरान खान की तरफ से बढ़ाए गए दोस्ती के हाथ को कबूल करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इमरान खान ने बातचीत की पेशकश की और मोदी को चाहिए कि इसका अच्छा जवाब दें। PDP की सालगिरह के मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले इलेक्शंस पाकिस्तान के साथ सुलह के रास्ते में रुकावट नहीं बनने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी वजीर आजम मसला कश्मीर को हल करेगा और रियासत में खून खराबे को खत्म करेगा, उसका नाम तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे अजीम फुटबॉल रोनाल्डो को टैक्स चोरी के केस में 2 साल जेल की सजा सुनाई गई और बिहार में एक दुल्हन शादी के चंद घंटों बाद जेवरात और नगद रकम लूटकर फरार हो गई।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान के खिलाफ अरबों की नाटो जैसी फौज बनाई जाएगी, अमेरिका ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। सीरिया में कुर्दों और अरबों की फौज एसडीएफ ने बशार हुकूमत के साथ समझौता कर लिया, बातचीत के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। इराक के कई शहरों में मुजाहरे, सरकारी इमारतों पर हमले, 14 हलाक। इस्राएली फौज ने 3 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका तालिबान बातचीत, जलालाबाद में नर्सिंग कॉलेज पर मिलिटेंट्स का हमला। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान ने छोटी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों से बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शंस पर किया शुबहात का इजहार, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नतीजे को रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बस खाई में गिर पड़ी, पिकनिक के लिए जाने वाले 33 स्टाफ और स्टूडेंट्स हलाक। कई रियासतों में बारिश से तबाही, सैकड़ों हलाक, एनडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने इन खबरों को रद्द कर दिया है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इससे पहले एबीसी न्यूज ने एक आर्टिकल छापा जिसमें कहा गया कि ईरान के खिलाफ अगले महीने फौजी कार्रवाई हो सकती है। इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारों के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले करने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम माल्कम टर्नबुल ने इस रिपोर्ट को रद्द कर दिया। जेम्स माटिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने कहां से यह खबर ली है, ऐसी किसी तजवीज पर गौर नहीं हो रहा है, यह मनगढ़ंत रिपोर्ट है। अमेरिका ईरान के खिलाफ अरबों की नाटो जैसी फौज बनाने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस के हवाले से कहा गया कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस है। इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट आई है। ट्रंप हुकूमत के ओहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की कि 12 और 13 अक्टूबर को वाशिंगटन में अरब मुल्कों और अमरीकी ओहदेदारों की एक मीटिंग होगी जिसमें ईरान के खिलाफ अरबों के नाटो जैसे इत्तेहाद के बारे में गौर किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि वो कई महीनों से इस तजवीज़ पर अपने इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सऊदी ओहदेदारों ने पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी दौरे के दौरान ऐसे इत्तेहाद की तजवीज पेश की थी। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने कहा कि यह इत्तेहाद ईरान की जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को रोकने के लिए और मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम लाने के लिए काम करेगा। माजी में ऐसे इत्तेहाद बनाने की अमेरिका की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई का इल्जाम है कि ईरान खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर कर रहा है, अपने लश्करों की मदद से बाज़ अरब मुल्कों में बदअमनी फैला रहा है और इसराइल के लिए खतरे पैदा कर रहा है। इस दौरान एक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि मिडल ईस्ट में इस्तेहकाम के नाम पर अमेरिका और इलाके में उसके इत्तेहादी तनाव पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि ईरान और खित्ते के मुल्कों के बीच तनाव और गहरा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कतर इस इत्तेहाद में एक बड़ी रुकावट बन सकता है। अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में बंदूकबरदारों ने एक नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद इलाके में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने का अंदेशा है। हमला शुरू होने के बाद एक ऑपरेशन करते हुए कई सिविलियंस को बचाया गया। जलालाबाद शहर नंगरहार सूबे का दारुल हुकूमत है जो हालिया दिनों में कई हमलों का शिकार बना है।
इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है। ये बातचीत कतर में हुई। तालिबान के काला ओहदेदार के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। तालिबान के एक ओहदेदार ने अपनी पहचान न बताने की शर्त पर बताया कि साउथ एशिया से मुताल्लिक अमेरिका की नुमाइंदा एलिस वेल्स के साथ उनके एक डेलीगेशन की कतर में मुलाकात हुई। कतर में बातचीत के ताल्लुक से अमेरिका ने सरकारी तौर पर खामोशी अख्तियार की है, लेकिन हालिया अरसे में अमेरिका की तरफ से तालिबान के साथ बातचीत करने की बातें सामने आती रही हैं। इजिप्ट की एक अदालत ने 2013 में एक एहतजाज में हिस्सा लेने वाले 75 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। मोहम्मद मुर्सी हुकूमत को बेदखल करने के खिलाफ यह मुजाहरा किया गया था। जिन लोगों को सजाए मौत सुनाई गई उनका ताल्लुक इख्वानुल मुस्लिमून से है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के तर्जुमान ने कहा कि तुर्की और अमेरिका के बीच ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगा सकते हैं। तुर्की में एक पादरी की गिरफ्तारी और तुर्की की सीरिया पॉलिसी के बारे में अमेरिका के साथ उसके अख्तलाफात हैं। बाज़ दूसरे मामलात में भी ऐसे अख्तलाफात पाए जाते हैं। तुर्की चाहता है कि अमेरिका फतेहुल्लाह गुलन को उसके हवाले करे, जिन पर 2016 की फौजी बगावत के सिलसिले में इल्जामात लगाए गए हैं। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालिन ने एक सरकारी अखबार सबा में लिखते हुए कहा कि इन ताल्लुकात को अब भी बचाया जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है, बशर्ते कि अमरीकी हुकूमत तुर्की की सिक्योरिटी तशवीश को संजीदगी से ले। इसराइली मीडिया में कहा गया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त पर इसराइल ने तुर्की की एक शहरी को रिहा कर दिया है। फलस्तीनी तंजीम हमास से ताल्लुक के शुबे में इस तुर्क औरत को गिरफ्तार किया गया था। कैलिफोर्निया में जंगलों की आग फैलती जा रही है। आग बुझाने की कोशिश के दौरान 2 फायर फाइटर्स हलाक हो गए। खबरों में कहा गया कि आग की वजह से 500 इमारतें तबाह हो गईं और हजारों लोग मुतासिर हुए। मकामी पुलिस ने बताया कि 9 लोग लापता हैं, जिनमें एक औरत और उसके 2 नवासे शामिल है। तेज हवाओं की वजह से आग फैलती जा रही है। हवा इतनी तेज है कि कई झाड़ उखड़ गए और कई कारें उलट गईं। महाराष्ट्र में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बस खाई में गिर पड़ी, जिससे कम से कम 33 लोग हलाक हो गए। यह हादसा रायगढ़ में पेश आया। इस बस पर कोंकण इलाके की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के 34 स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट सफर कर रहे थे। पोलाटपुर के करीब ये बस 500 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी। जिला कलेक्टर विजय सूर्यवंशी ने बताया कि यह हादसा दोपहर तकरीबन 12:30 बजे पेश आया। ये बस पिकनिक के लिए महाबलेश्वर जा रही थी, जब एक मोड़ पर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीम को मकाम पर रवाना कर दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी जताई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार किया। जिस जगह यह हादसा पेश आया वो मुंबई गोवा हाईवे पर है। नॉर्थ इंडिया में कई जगह बारिश से जबरदस्त तबाही मची है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 33 लोग हलाक हुए हैं। लखनऊ में यूपी हुकूमत के एक तर्जुमान ने बताया कि आगरा, मैनपुरी, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, कसगंज, मेरठ, बरेली और बाज़ दूसरे मकामात पर हलाकतें हुई। चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि जंगी पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी जाएं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी बारिश की खबरें मिली हैं। दिल्ली में कई जगह सड़कों पर पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुई। मौसम अहदेदारों ने बताया कि 5 रियासतों में बारिश और सैलाब की वजह से 467 लोग हलाक हुए। वजारत दाखिला के नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर ने बताया कि महाराष्ट्र में 138, केरला में 125, वेस्ट बंगाल में 116, गुजरात में 52 और आसाम में 34 हलाकतें हुई। कई रियासतों में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। PDP लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि अगर गायों और भैंसों के नाम पर मुसलमानों को हलाक किया जाता रहा तो हिंदुस्तान का एक और बंटवारा होगा। श्रीनगर में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। हिंदुस्तान में एक के बाद एक कई ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिनमें बीफ रखने या गायों की स्मगलिंग के शुबे में कई मुसलमानों को मार मार कर हलाक किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने खबर है कि अमेरिका के नौजवान सिंगर निक जोनस के साथ मंगनी कर ली है। पीपल मैगजीन ने बताया कि 2 महीने डेटिंग के बाद 25 साल निक ने लंदन में 36 साल प्रियंका चोपड़ा को उनकी सालगिरह के दिन प्रपोज किया। उन्होंने अंगूठी खरीदने के लिए न्यूयॉर्क की एक ज्वेलरी स्टोर को बंद कराया। करीबी लोगों की तरफ से इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया गया। पुर्तगाल के फुटबॉल स्टार रोनाल्डो को 2 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उन पर टैक्स चोरी का इल्जाम था। इस बात का इम्कान नहीं है कि वो फौरी तौर पर जेल जाएंगे। 33 साल स्टार पर 5.7 मिलियन यूरो टैक्स की चोरी का इल्जाम है, लेकिन उन्होंने इस इल्जाम को कबूल नहीं किया है। स्पेन के कानून के मुताबिक 2 साल जेल की सूरत में पहली मर्तबा जुर्म करने वाले के साथ नरमी बरती जाती है।
जापान में दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की शख्स का 117 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मियाको जीबू 22 मई 1901 को पैदा हुई थी और अप्रैल 2015 में जापान की सबसे बूढ़ी औरत बनी। उसके बारे में कहा गया कि वो बड़ी सब्र वाली, मेहरबान और देवी जैसी औरत थी जो अपने अतराफ के लोगों को बहुत खुश रखती थी। वो जापान की रवायती डिशेस खाया करती थी। बिहार में एक दुल्हन शादी के चंद घंटों बाद ही कीमती जेवर, चीजें और नकद रकम के साथ फरार हो गई। इस वाक़े से दुल्हा, उसके घर वाले और पुलिस हैरान रह गए। ये वाक़या भभुआ टाउन में पेश आया। पंकज कुमार नामी शख्स की शादी संगीता कुमारी नामी लड़की से हुई थी जो यतीम थी और अपने रिश्तेदारों के घर में पली बढ़ी थी। उनकी शादी पीर की दोपहर एक मंदिर में हुई। शादी के बाद शाम के वक्त दुल्हन ससुराली मकान पहुंची। अगले दिन दूल्हे वाले बड़े पैमाने पर रिसेप्शन की तैयारी कर रहे थे। रिसेप्शन के लिए उन्होंने काफी कर्ज लेकर पैसा जमा किया था, लेकिन उन्हें अगले दिन की सुबह जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा जब उन्होंने देखा कि दुल्हन कीमती सामान और पैसा लेकर फरार हो गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान के खिलाफ अरबों की नाटो जैसी फौज बनाई जाएगी। अमेरिका ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। सीरिया में कुर्दों और अरबों की फौज एसडीएफ ने बशार हुकूमत के साथ समझौता कर लिया। बातचीत के लिए कमेटियां बनाई जाएंगी। इराक के कई शहरों में मुजाहरे, सरकारी इमारतों पर हमले, 14 हलाक। इस्राएली फौज ने 3 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका तालिबान बातचीत। जलालाबाद में नर्सिंग कॉलेज पर मिलिटेंट्स का हमला। पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए इमरान खान ने छोटी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों से बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के इलेक्शंस पर किया शुबहात का इजहार। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नतीजे को रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बस खाई में गिर पड़ी। पिकनिक के लिए जाने वाले 33 स्टाफ और स्टूडेंट्स हलाक। कई रियासतों में बारिश से तबाही, सैकड़ों हलाक। एनडीआरएफ टीमों को तैनात कर दिया गया। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।